नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आनंद शिक्षालय के इस मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक मैं नया टॉपिक नई शिक्षा नीति के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को आई थी और इस पर ढेरों वीडियोस भी मिले हैं, लेकिन यह 650 पन्नों की रिपोर्ट है और जब तक सारे रिपोर्ट को ढंग से पढ़ न लिया जाए सभी विषयों पर, सभी मुद्दों पर चर्चा करना बहुत ही मुश्किल होगा। फिलहाल जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह, जो भी न्यूज़पेपर्स, जो भी मैगजीन्स या जो भी सरकारी तंत्र हैं, उनसे जो भी खबरें छन के आ रही हैं, उसके आधार पर कई लोगों ने अपने अपने मत को व्यक्त किया है। मैंने आज आप लोगों को जो शिक्षा नीति पढ़ाने का जो नया तरीका सोचा था कि विद्यार्थियों को क्वेश्चन आंसर के रूप में नई शिक्षा नीतियों को मैं बताऊं, और मैंने आधार के रूप में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, BBC, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को लिया है। वहां से मैं सारी चीजों को समेट के आपके लिए लेके आया हूं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 2020। नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे आज़ादी के बाद से देश में 1968, 1986 और अब जाके 2020 में बनी है। ये 3 शिक्षा नीति हमारे देश में आई थी। तो जो पिछला वाला शिक्षा नीति 1986 वाला था और इस नीति के बीच में 34 वर्षों का अंतराल है। 34 वर्षों का अंतराल है और यह शिक्षा नीति बहुत ही दिनों से लोग इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो नई केंद्रीय सरकार है उसकी चुनावी घोषणा पत्र में प्रारंभिक जो पहले वाली चुनावी घोषणा पत्र थी, जब यह पहली बार यह सरकार बन के आई थी, तो उसमें भी यह नई शिक्षा नीति लाने का वादा किया गया था। तो नई शिक्षा नीति उसी वादे को, उसी घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए और देश की बहुत सारी शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण हेतु इस शिक्षा नीति को लाने का प्रयास किया गया और लाया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, यह जो भी विद्यार्थी हैं वह उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह शिक्षा नीति एक पॉलिसी है, इसके इम्प्लीमेशन में समय लगेगा। यह अभी जो नीति आई है, इस नीति को मंजूरी मिली है, लेकिन इस नीति में जो जो प्रावधान किए गए हैं, इस प्रावधान को मंजूर क्या बोलते हैं, इस प्रावधान को धरातल पर लाने में समय लगेगा अभी। तो इस लिहाज से हम लोग इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं और हम लोग यह पृष्ठभूमि दिमाग में रखेंगे कि यह सरकार का फोकस किस चीज़ों पर था, सरकार किन किन चीज़ों पर अब तक फोकस करती आई है, और उसके हिसाब से हम इस शिक्षा नीति को देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी लड़के 65वीं मेंस दे रहे हैं और जो 64वीं इंटरव्यू की तैयारी में हैं, उनको यह वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए, पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही दिया है। और दूसरी बात है कि जो मैंने स्टडी मटेरियल तैयार किया है वह आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नई शिक्षा नीति। देखिए, नई शिक्षा नीति का पहला प्रश्न है कि क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के समय के समक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन आप लोगों को पता होगा कि इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं, पद्म विभूषण हैं। इन्होंने एक मसौदा भेजा था, एक प्रारूप भेजा था, उसके आधार पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी। तो इस शिक्षा नीति में देश की समस्त शैक्षणिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। और इस शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, यह 1986 की शिक्षा नीति का स्थान ले लेगी। अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा नीति तो पहले भी थी, तो अब इसके लाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो भी हमारी शिक्षा में अभी तक जो भी गड़बड़ियां थीं, उन सभी गड़बड़ियों को एक साथ समेकित रूप से समाधान करने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। सरकार के पास एक सरकार ने घोषित रूप से कहा है कि सतत विकास एजेंडा
2030 के लक्ष्यों के अनुरूप है ये शिक्षा नीति। तो जो सतत विकास एजेंडा था उसमें जो एजुकेशन की जो पॉलिसी थी उसमें समावेशी और न्याय संगत शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। समावेशी और न्याय संगत शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तो एक पहला उद्देश्य तो इस शिक्षा नीति का यही हो जाता है कि ये शिक्षा नीति जो है समावेशी, न्यायपूर्ण और सब तक पहुंचने वाली होगी, न्याय संगत होगी, पक्षपात रहित होगी। और सरकार ने जो भी इसके लक्ष्य की लक्ष्य की घोषणा की है, लक्ष्य को घोषित किया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस शिक्षा नीति के 5 घोषित लक्ष्य हैं। 5 घोषित लक्ष्य हैं। पहला है सब तक समान पहुंच। सब तक शिक्षा नीति में कहा गया है, कोशिश किया गया है कि सब तक समान पहुंच इस शिक्षा का होना चाहिए। एजुकेशन जो है सब तक पहुंचना चाहिए। एजुकेशन का रीच हर देश के हर वर्ग के पास होना चाहिए, वहां तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा लक्ष्य कहा गया है इक्विटी। इक्विटी का हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो समता, निष्पक्षता। तो इन समता और निष्पक्षता, इक्विटी है इसका दूसरा। तीसरा है इसका लक्ष्य गुणवत्ता। चौथा है इसका वहनीयता। और अंतिम और 5वां लक्ष्य है इसका उत्तरदायित्व। तो ये 5 लक्ष्य लेके यह शिक्षा नीति लाई गई है। तो सतत विकास एजेंडा में जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया कि सरकार का सतत विकास एजेंडा का जो 2030 का है उसमें एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, शिक्षा समावेशी होनी चाहिए, शिक्षा न्याय संगत होनी चाहिए। तो जब शिक्षा की पहुंच सब तक होगी, समावेशी होगी, न्याय संगत होगी, तो इसके लक्ष्य को देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि सब तक समान पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन की, अमीर गरीब का भेद किए बिना, शारीरिक दिव्यांगता का भेद किए बिना, यानी समाज के सभी वर्गों पर न उसमें लिंग का विभेद होगा, न फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी का विभेद होगा, न धन का विभेद होगा, न जगह का विभेद होगा, न भाषा का विभेद होगा, न जाति का विभेद होगा, न समुदाय का विभेद होगा। तो यह शिक्षा नीति सब तक समान पहुंच। उसके बाद है यह इक्विटी और यानी समानता और निष्पक्षता के साथ सब तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी सब तक, लेकिन सबको उसी गुणवत्ता के साथ मिलेगी, उसी क्वालिटी के साथ मिलेगी जो सब पूरे देश में एक समान क्वालिटी यह मेंटेन करेगी। तो जब यह शिक्षा सब तक पहुंचेगी, वह शिक्षा समता और निष्पक्षता के साथ सब तक पहुंचेगी, गुणवत्ता के साथ सब तक पहुंचेगी, तो इस शिक्षा का अफोर्डेबल यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना आवश्यक है। यानी कि यह शिक्षा इतनी महंगी नहीं हो कि सब इसको वहन न कर सकें, इसको वहन करना भी आवश्यक है। तो यह शिक्षा नीति में चौथा इसका लक्ष्य रखा गया है वहनीयता। उसके बाद है इसका लक्ष्य अंतिम है कि उत्तरदायित्व। यानी शिक्षा नीति तो हम ला देते हैं, इससे पहले वाली भी शिक्षा नीति, देश में शिक्षा नीति 68 से आप लोगों को मैंने बताया भी कि चल रही है, 86 में आई, फिर अभी 2020 में आई। लेकिन शिक्षा नीति में उत्तरदायित्व की कमी थी। यदि सरकार हमको शिक्षा दे रही है, हम सरकारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो सरकार ही उसका विनियमन करती थी, सरकार ही उसको रेगुलेट करती थी, सरकार ही उसका फंडिंग करती थी, सरकार ही शिक्षा देती भी थी और सरकार ही उसका इवेल्युएशन भी करती थी। लेकिन यहाँ पर इस शिक्षा नीति में हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि स्वायत्त शासी निकायों की स्थापना की जाने की बात कही गई है। वो निकाय एजुकेशन का असेसमेंट भी करेंगे और एजुकेशन को इम्पार्टिंग का जो उसका गुण है, गुणवत्ता है, उसको भी देखेंगे और यह देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा मिल रही है, यदि वह किसी भी तरह से सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी उसकी गिरी हुई है, तो उसका उत्तरदायित्व किस पे होगा, इसकी भी बात इसमें कही गई है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि शिक्षा नीति क्या है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 31 मई, यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने अपनी ड्राफ्ट को रखा था, जिसके आधार पर 29 जुलाई को यह शिक्षा नीति का प्रारूप
और शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और इसका उद्देश्य जो है सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुकूल है, जो सब तक समान पहुंच की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, गुणवत्ता की बात करता है, वहनीयता की बात करता है और उत्तरदायित्व की बात करता है। अब रही बात कि यह शिक्षा नीति, अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं कि यह शिक्षा नीति किन किन आयाम को प्रभावित करेगी, इसका आयाम डायमेंशन क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसका आयाम क्या क्या होगा, इसको जानने से में हमने जैसे इसका आपका उद्देश्य आप लोगों को बतलाया कि इसकी सब तक समान पहुंच थी, ये इक्विटी थी, गुणता थी, उत्तरदायित्व था, जवाबदेही था, उसके आधार पर यदि हम देखें तो इसका आयाम क्या होगा। तो यह जो है हमारी प्रारंभिक शिक्षा को भी देखती है, यह हमारी उच्च शिक्षा को भी देखती है, यह शिक्षा का नियमन भी देखती है, यह शिक्षा का जो नियमन का हम ले सकते हैं, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा रेगुलेशन। यह शिक्षा के वित्तयन की व्यवस्था करती है, यानी फंडिंग की। उसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे टीचर्स को एडुकेट करने की बात कही, उनके प्रशिक्षण की बात कही गई है। उसके बाद इस शिक्षा नीति में रिसर्च ओरिएंटेड शिक्षा नीति होगी। उसके बाद यह शिक्षा नीति पूरे ढांचे में बदलाव करती है। तो यह शिक्षा नीति के जो आयाम हैं वह काफी व्यापक है। यहां मैं कुछ चीजों को सिर्फ लिस्ट कर रहा हूं, यह लिस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। इसके आयामों को अपने व्यक्तिगत नजरिए से जब आप देखेंगे तो इसके आयाम बढ़ते चले जाएंगे। यह शिक्षा नीति जाति, जनजाति, लैंगिकता सारे आयामों पर खरी उतरती है, सारे आयामों को छूने का प्रयास करती है। यह क्षेत्रीय विभिन्नता, भाषाई विविधता, उसको भी छूने का प्रयास करती है। जैसे कि भाषा के स्तर पर इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाया गया है, त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है इस शिक्षा नीति में। प्रारंभिक शिक्षा पर यह करेगी, उच्च शिक्षा पर करेगी, नियमन, वित्तयन, टीचर का एजुकेशन करेगी, रिसर्च करेगी, ढांचे में बदलाव करेगी, साथ में वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि यह शिक्षा जो नीति जो है रोजगार पर इस तरह से तैयार की गई है कि बच्चे 6ठी क्लास के बाद से ही अपने कोई जीवन यापन का ढंग का स्किल सीख सकें, जिससे कि उनके जीवन यापन में आगे चल के आसानी हो। किसी कारणवश यदि उनको एजुकेशन के इतर कोई ऐसा काम करना पड़े जिससे उनको जीवन यापन की आवश्यकता हो, वो भी वो आराम से कर सके। यह शिक्षा नीति लचीली है। लचीली इस मायने में है कि यह शिक्षा नीति आपको यह अवसर प्रदान करती है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी जारी रख सकें। यदि आपको पढ़ाई के बीच में अगर ब्रेक लेना है कोई काम करने के लिए, उसको भी कर सकें। यदि हो सकता है, जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं लेकिन अपनी कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, और कोर्स को पूरा न कर पाने के कारण उनका पीछे पढ़ा हुआ साल बर्बाद चला जाता है। तो उस चीज़ों से निकलने के लिए इसको लचीला बनाया गया है कि चलो कोई बच्चा अगर 1 साल ही पढ़ पाता है कोई डिग्री में, या 2 साल ही पढ़ पाता है, तो उसका जो पढ़ा हुआ है बेकार ना जाए। यदि वो काम के बाद वापस आता है तो फिर से वहीं से वह कंटिन्यू कर सके। इसके लिए हर साल के लिए, हर वर्ष के लिए एक प्रमाण पत्र होगा, प्रमाण पत्र की व्यवस्था होगी, और इसके लिए एक क्रेडिट सिस्टम भी लाया जाएगा और इसके लिए क्रेडिट बैंक की भी स्थापना की जाएगी। तो यह शिक्षा नीति बहुत सारे आयामों को छूती है। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसका रेगुलेशन, इसके रेगुलेटरी बॉडी को चेंज करती है। इसके शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि मेडिकल और लॉ के अलावा जितने भी नियामक हैं उनको ख़त्म कर दिया, जैसे कि AICTE हो गया या SICTE हो गया, UGC हो गया, इन सब को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके जगह नई रेगुलेटरी बॉडी को लाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यह शिक्षा नीति बहुत सारे आयामों को छूती है और इस शिक्षा नीति की जो व्यापकता है वह व्यापकता बहुत ही बड़ी हो जाती है इससे। समझ गए? अब हम आते हैं
अगले मुद्दे पर कि अगर हम लेते हैं कि इस शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा के क्या प्रावधान किए गए हैं, प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान। तो देखिए इसका जो प्रावधान प्रारंभिक शिक्षा का किया गया है, सब कोई इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा नीति बात यह जड़ में कहाँ जाती है इस पर बहुत कम लोग ध्यान दे पा रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स को, बहुत सारे आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि इसके जड़ में लोग बहुत कम जा रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ढांचा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि उस ढांचे से हमें हासिल क्या होगा। आप 10+2 का सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 का सिस्टम ला रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है यदि उस ढांचे में जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को, वह पढ़ाया हुआ बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप में बच्चों को जब तक न पढ़ाएं तब तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले यदि हम देखें कि इस शिक्षा नीति में पहले क्या किया गया है कि समावेशन की बात कही गई है, और समावेशन का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे स्कूल को छोड़ चुके हैं उनको भी वापस लाने की बात करती है। अभी भी जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम लोग सिर्फ इनरोलमेंट पे जोर दे रहे थे। जितने भी मध्याह्न भोजन योजना से लेकर जितने भी छात्रवृत्ति, पोशाक, जो भी योजनाएं विद्यार्थियों को स्कूल तक लाने में सक्षम थी वो हम लोग चला रहे थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से जोर दिया गया है कि 2 करोड़ से अधिक या 2 करोड़ के आसपास जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको हम वापस लेके आएंगे इस एजुकेशन सिस्टम में उसको वापस लेके आएंगे। और जब 2 करोड़ बच्चे वापस लाए जाएंगे तो सरकार को इसकी जो चुनौतियां होंगी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि 2 करोड़ जो बच्चे लाए जाएंगे तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नवीन केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी, यानी जो एजुकेशन सिस्टम का जो क्लस्टर होगा, स्कूल होगा, वह नया बनाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमको रिबूस्ट करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और चूंकि बच्चे समाज के उस वर्ग से हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं किसी न किसी कारण से, तो उनको स्कूल में ले आना और स्कूल में ले आके बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, सरकार ने प्रावधान किया है कि जो प्रशिक्षित समाज शास्त्री जो भी उस क्षेत्र के होंगे, जो भी उस क्षेत्र के समाज को भली भांति जानते होंगे, उनको विद्यालय से जोड़ा जाएगा। और विद्यालय से जब जोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा कि वह इन बच्चों की वास्तविक समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे, जिससे कि बच्चे स्कूल में रुके रहें। ठीक है, तो यह जो रूट लेवल पे जो काम करने की बात कही गई है, यह मेरे नजरिए से इस ढांचे से 5+3+3+4 के ढांचे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें बात कही गई है कि जो बच्चे, जैसे कि मान के चलिए कि पहले एजुकेशन सिस्टम में हमारा मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य देख लें हम लोग, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मुफ्त शिक्षा की बात करता है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना गार्जियनों का यानी कि अभिभावकों का दायित्व भी है। तो इस लिहाज से यदि देखें तो यह शिक्षा नीति आमूलचूल परिवर्तन करती है। और आमूलचूल परिवर्तन क्या करती है कि यह 3 वर्ष से ही बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा में लाने की बात करती है। लेकिन इस 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर पर भी हम आएंगे, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 3 वर्ष से ही बच्चों को स्कूल में लाने की बात करती है। और फिर बात क्या करती है यह शिक्षा नीति कि 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। साथ में क्या होगा, इंटर्नशिप भी होगा, यानी कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे भी, साथ में उसका प्रायोगिक अनुभव भी करवाएंगे। यानी कि यह शिक्षा नीति अनुभव प्रधान है। यह शिक्षा नीति क्या है, अनुभव प्रधान। उसके बाद इस शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या की गई है, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है कि इसका प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण में क्या है कि यह
भाषा को सीखने पर बल देती है। यह भाषा को सीखने पर बल देती है और भाषा को सीखने के लिए छठी क्लास से ही हम दो भारतीय भाषा साथ में संस्कृत का भी चयन कर सकते हैं। और यदि हम उसके ऊपर जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाते हैं 10+ 10वीं और 12वीं 11वीं के लेवल में, वहां पर हम विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। तो यह शिक्षा नीति समावेशन कर रही है, समाजशास्त्रियों को जोड़ रही है, 3 वर्ष से बच्चों को ले रही है, छठी क्लास से वोकेशनल दे रही है और भाषा को सीखने पर जोर दे रही है। इसमें और सबसे ज्यादा ग्रासरूट लेवल का काम क्या किया गया है कि छोटे बच्चों पर जो जबरन रटने की प्रवृत्ति होती थी, आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अक्सरहां जो बच्चे जाते हैं उनको अक्सरहां पोएम और उनकी जो कहानियां होती हैं उनको रटवा दिया जाता है। यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को जबरन अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, यह वही समझ सकते हैं जो उस स्थिति को फेस किए होंगे। एक निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा जब सामाजिक होर में जब किसी अंग्रेजी विद्यालय में जाता है और जब वह रट के आता है तो वह सिर्फ रटे हुए रहता है। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार उसको याद होता है, पर उसका मतलब नहीं पता होता है कि तारे चमक रहे हैं, या उसका जो भी मतलब हो उसके समझ से बाहर होता है। तो इस लिहाज से यह शिक्षा नीति क्या कर रही है कि भाषा पर जोर दे रही है। और उसके बाद इसका अगला पॉइंट अगर हम देख लें तो जो बच्चे हमारे, वही बता रहे थे कि जो बच्चे हमारे 3 क्लास से 5 वर्ष की उम्र तक यह प्रयास किया गया है इस शिक्षा नीति में कि वह बच्चे अपनी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करें और कोशिश की जाए, यह अपेक्षित है इसमें, यह कोशिश की जाए कि हो सके तो 8 वर्ष तक उनको उनकी ही भाषा में शिक्षा दी जाए। यानी शिक्षा को सर्वग्राह्य सुग्राह्य बनाने की बात की गई है। अब जो विद्यार्थियों में सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ देखी जाती है, विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी कमी होती है कि जो बच्चे छठी क्लास के होते हैं, 7वीं क्लास के होते हैं, 8वीं क्लास के होते हैं, वह जोड़ घटाव गुना भाग भी सीख नहीं पाते हैं और नॉर्मल जो अपने से नीचे की कक्षाओं की किताबों को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसको सरकार ने कहा है कि थर्ड क्लास तक इसके लिए हमको एक मिशन चलाना होगा जो न्यूनतम साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता, न्यूनतम साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता को सुनिश्चित करे, उस प्रकार का हमको तीसरी क्लास तक इसको पूरा करने के लिए मिशन चलाना होगा। यानी कि सरकार उस बेसिक चीज पे फोकस कर रही है जिस पर अभी तक फोकस नहीं किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद सरकार का एक प्रावधान है यहां पर कि तीसरी क्लास तक मिशन न्यूनतम साक्षरता और इसको मिशन मोड में चलाया जाएगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं इस चर्चा पर कि अभी जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर बदला है उसका महत्व क्या है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। तो आपको पता है कि अभी जो मेरा स्ट्रक्चर था एजुकेशन का हम लोग का 10+2 था, यानी 10 साल तक लगातार, उसके बाद 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती थी, 2 बोर्ड परीक्षाएं होती थी, 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं होती थी। अभी इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब हमारे पास एक नया मॉडल आया है 5+3+3+4। हमने बताया कि पहले सरकार क्या कहती थी कि छठी से क्लास से ही एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इंडक्ट करने का प्रोविजन रखती थी, बट अब सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि बच्चों के मानसिक विकास को देखते हुए, बच्चों के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए हमें 3 वर्ष की उम्र से ही बच्चों को फॉर्मल स्कूलिंग में वापस लाना पड़ेगा। तो यह पहला 5 जो यह डिनोट करता है
3 वर्ष की प्री स्कूलिंग की, 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग की अवस्था को डिनोट करता है। तो 3 वर्ष से बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने हमारे देश में? अभी भी आप लोगों को पता होगा कि आंगनबाड़ी अभी हमारे यहाँ चल रही है, और आंगनबाड़ी अभी तक किस पे ध्यान देती थी? बच्चों के पोषण पे ध्यान देती थी एजुकेशन से ज़्यादा। अब आंगनबाड़ी का रोल बदल जाएगा, वह पोषण के साथ साथ एजुकेशन पर भी ध्यान देगी और बच्चों को बेसिक लिटरेसी पर भी वह फोकस करवाएगी। उसके बाद इसी 5 वर्ष के मॉडल में 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग हो जाएगी, प्लस पहली और दूसरी कक्षा हो जाएगी। यानी यहाँ तक जो बच्चे आएंगे वह 8 वर्ष के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बच्चे 8 वर्ष के बच्चे यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, तो आंगनबाड़ी क्या करेगी? आंगनबाड़ी हो गई, बाल वाटिका हो गई, जो भी जिस नाम से इस चीज़ को चलाया जा रहा था, वह बच्चों के पोषण और प्री स्कूलिंग की जिम्मेदारी लेगी। उसके बाद इसमें जो इसको हम कह सकते हैं, यह हो गया प्रारंभिक स्तर, प्रारंभिक स्तर। इसके बाद इस स्तर में जो बच्चे होंगे तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बच्चों में खेल, क्रियाकलाप, संगीत, किसी भी माध्यम से बच्चों को इंगेज करके इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा। यानी बच्चों को खेल खेल में सिखाने की प्रवृत्ति डेवलप की जाएगी। बच्चों को मुख्य धारा की किताबों से नहीं जोड़ा जाएगा, उनको अपनी मातृभाषा में ही, जो उनका बोलचाल का भाषा है, जो उनके गांव घर में बोला जाता है, जो उनके आस पड़ोस में बोला जाता है, उस भाषा में ही बच्चों को बेसिक एजुकेशन हम दे देंगे। बच्चों को स्कूल जाना, स्कूल में बैठना, स्कूल में आना जाना सिखला देंगे। ठीक है, उसके लिए हम खेल, क्रियाकलाप, संगीत यानी अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब रही बात कि यहाँ पर से जो बच्चे शुरू हो जाएंगे इस वाले 3 में, वह 6ठी में रहेंगे, 7वीं में रहेंगे और 8वीं में रहेंगे। यहाँ पर से सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर से विषयों का हम प्रारंभिक परिचय देंगे, सब्जेक्ट बच्चों को बताएंगे कि हाँ आप तुम लोग को पढ़ना, ये पढ़ना आवश्यक है 6ठी, 7वीं, 8वीं से। और साथ ही यहाँ पर मैंने पहले उल्लेख किया था, वोकेशनल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, प्लस इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगा 6ठी, 7वीं, 8वीं से वोकेशनल शुरू हो जाएगा, इंटर्नशिप हो जाएगा और आप भाषा की भी शिक्षा देंगे। तो उसके बाद अंतिम 4 जो बचता है, इस अंतिम 4 में आ जाता है 9वां, 10वां, 11वां और 12वीं कक्षा। ठीक है, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा जो आती है, तो हम जैसे कि पहले बोर्ड की परीक्षाएं होती थी 10वीं और 12वीं में, यह बोर्ड की परीक्षाएं चलती रहेंगी। इस बोर्ड को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। क्या किया गया है वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर जो बच्चे हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से, अब यहां पर हम लोग 11वीं, 12वीं में जो पहले विषय का चयन करते थे, उस विषय का चयन हम यहीं से करना शुरू कर देंगे। 8वीं के बाद से ही सब्जेक्ट जो इसमें हमारी रुचि होगी, हम उसको लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसको लेंगे, उसको पढ़ेंगे। अब कोई विषय का जो सेट होगा, समूहन होगा, वह कोई निश्चित नहीं होगा, विद्यार्थी की पसंद के अनुरूप होगा। समझ गए मेरी बात को? तो 5, 3, 3 + 4 का जो फॉर्मूला है, तो यह बच्चों की शिक्षा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक चलाती है। 3 वर्ष से 18 वर्ष की शिक्षा की कल्पना करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि यह सब्जेक्ट का जो हम कॉम्बिनेशन है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर से हम लोग भाषा, तो 2 भारतीय भाषा अवश्य रूप से पढ़ेंगे। भारतीय भाषा में 2 भाषा हमको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, जो इंडियन लैंग्वेज होगा वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस हम एक साथ में विदेशी भाषा भी ले सकते हैं, विदेशी भाषा भी हम इसको ले सकते हैं। अब मैंने चर्चा किया था कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड होगा उसमें अलग क्या होगा, एग्जाम जब चलते रहेंगे तो। हाँ, इससे पहले एक चर्चा और छूट गया यहाँ पे, वो मैं बता रहा हूँ कि अब जो बच्चों की परीक्षाएं होंगी, हर एक क्लास में परीक्षाएं नहीं होंगी। बच्चे जब तीसरी क्लास में होंगे, फिर
5वीं क्लास में होंगे और जब 8वीं क्लास में होंगे तो बच्चों की बीच की भी परीक्षाएं होंगी। हर एक साल उनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी, पहले क्या होता था, हम लोगों के समय में, आप लोगों के समय में जो हुआ उसमें क्या होता था कि हम लोग रट के जाते थे और एग्ज़ाम में दे आते थे लिख के, और अगर रटा हुआ भूल गए तो बात ख़त्म हो जाती थी। उसके साथ साथ कोई बच्चे 98% ला रहे हैं तो वो भी दुखी हैं क्योंकि बगल वाला 98.5% ले आया, कोई 99% ले आया। हम लोगों के समय में यदि हम लोग मुश्किल से 60% ले आते थे तो कहते थे कि फर्स्ट डिवीज़न आ गया है। लेकिन अब 60% वाले तो सेकेंडरी टर्सरी कहाँ चले गए हैं वो पता भी नहीं चलता। यानी कि जो परसेंटेज की होड़ है वो होड़ शुरू हो चुकी है। इस चीज़ से बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया है। अब क्या होगा कि 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, एक तो यहाँ पर जो उसका पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन होगा। साथ में जो बच्चे अब तक उनका वार्षिक क्रियाकलाप था, जो अब तक वह करते आए हैं, जो अब तक वह सीखते आए हैं, उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन असेसमेंट होगा। बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा और सबको समग्र रूप से जोड़कर उनके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि रटंत विद्या वाली अब प्रथा गई या जाने वाली है जब से यह इंप्लीमेंट हो जाएगा। और इसके मूल्यांकन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इसके मूल्यांकन को एक स्टैंडर्ड रूप देने के लिए परख, PARAKH, परख नामक नया मूल्यांकन निकाय बनाया जाएगा। इसकी मांग की गई है। अब जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी उसका ढांचा कैसे तैयार होगा। जो बच्चों को तीसरी क्लास से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक, जो बच्चे 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक पढ़ेंगे, उसकी ढांचे का निर्माण का जवाबदेही NCERT को दिया गया है। NCERT मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका नाम अब बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके सहयोग से एक ढांचा डेवलप करेगा जो बच्चों के बेसिक आधारभूत एजुकेशन के बारे में ढांचा तय करेगा। यानी कि बच्चे जो 3 साल से 8 साल की उम्र तक सीखेंगे, यानी कि 5 + 3 + 3 4 के पहले स्टेज में, 5 + 3 + 3 + 4 के इस स्टेज में जो बच्चे सीखेंगे उसका ढांचा कौन तैयार करेगा? NCERT तैयार करेगा। और उसमें सहयोग कौन करेंगे? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो कि अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका काम देखेगा। ठीक है। अब जो है, चूंकि इस शिक्षा में समावेशन को जोड़ दिया गया है, तो समावेशन को जोड़ देने का मतलब है कि जो भी बधिर छात्र होंगे, जो भी जिनका श्रवण क्षमता कम होगा, उस बच्चों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा का मानकीकरण पूरे देश और राज्य में किया जाएगा, जो अब तक मानकीकृत नहीं था। ध्यान रखिएगा, अब तक वो मानकीकृत नहीं था, अब उनका मानकीकरण किया जाएगा, उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो मैंने स्कूली शिक्षा के आपको बेसिक प्रावधान बतला दिए हैं। इसके साथ आपको PDF मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जो हमारे काम का होगा, वह है कि यह बच्चों की हम चर्चा कर दिए, बच्चों की चर्चा तो हो गई, लेकिन बच्चों के जो शिक्षक हैं, बच्चों के जो अध्यापक हैं, उनका क्या। तो पहले एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे टीचर होते थे उनकी गुणवत्ता की हम बात सब कोई करते हैं
कि टीचर में क्वालिटी नहीं है, टीचर में ये नहीं है, टीचर में वो नहीं है, टीचर मतलब कि सरकारी तंत्र का लाभ उठा के कम योग्यता वाले भी आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब चीज़ हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग कभी इस बात को नहीं ध्यान देते कि जो टीचर स्कूल में आते हैं पढ़ाने के लिए, उनका मोटिवेशन कम कैसे जाता है, वो इतना हमेशा अपने करियर के थ्रू आउट इतना मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए एक व्यवस्था इस नीति में की गई है कि जो टीचर बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उनको पदोन्नति देकर एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही उनको शिक्षा विशारद, मतलब कि वह शिक्षा के एक्सपर्ट के रूप में पॉलिसी मेकिंग तक जा सकते हैं। अगर जो टीचर स्कूल में अच्छा काम करते हैं, उनके पास पदोन्नति के अवसर और आगे खुल जाएंगे। यानी शिक्षक को मोटिवेट करना अब आसान हो गया, और शिक्षक मोटिवेटेड भी रहेंगे क्योंकि उनके करियर के अवसर बढ़ गए हैं। पहले शिक्षक कितना भी काम कर ले, कोई भी आदमी अगर हाई स्कूल का मास्टर होता था या मिडिल स्कूल का मास्टर होता था, तो वह मिडिल स्कूल का HM बन के ही रिटायर करता था, उससे आगे के अवसर यदा कदा किसी किसी को मिला करते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रहेगी। यदि वह अपने परफॉर्मेंस को सही रखते हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब जो है 2030 तक शिक्षक वही बन पाएंगे, गुणवत्ता की बात हम लोग बहुत करते थे, इसका निराकरण कर दिया गया है। 2030 तक शिक्षक वही बन पाएंगे जिन्होंने 4 वर्ष का B.Ed किया होगा। जिन्होंने 4 वर्ष का B.Ed किया होगा, 2030 से शिक्षक अब वही बन पाएंगे। और अगला प्रावधान है कि शिक्षकों की भर्ती, प्रोन्नति तथा योग्यता का ढांचा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद NCERT के सहायता से राष्ट्रीय शिक्षण मानक विकसित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षण मानक विकसित करेगा। भर्ती, प्रोन्नति, योग्यता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद NCERT की सहायता से राष्ट्रीय शिक्षण मानक विकसित करेगा। यानी कि एजुकेशन सिस्टम का जो भी पिवोट पॉइंट था, एजुकेशन सिस्टम में सबसे मजबूत पक्ष क्या होता है कि जब तक शिक्षक मजबूत ना हो, शिक्षा मजबूत नहीं होगी। तो शिक्षकों के लिए क्या मोटा मोटी 3 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान शिक्षकों के लिए किया गया कि उनकी पदोन्नति की व्यवस्था की गई। दूसरा, B.Ed का प्रोविजन। और तीसरा कि उनके योग्यता के लिए मानक बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक चर्चा कर लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को हम जान गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन किन आयामों को छू रही है वो जान गए। हम ये भी जान गए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान कर रही है, उस पर भी हम लोगों ने नज़र दौड़ा लिया। और हम लोग ये भी देख लिए कि सिर्फ बच्चों के लिए ही प्रावधान नहीं है, शिक्षकों के लिए भी प्रावधान है। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग इस शिक्षा नीति में आगे बढ़ के अब चलेंगे उच्च शिक्षा की ओर। उच्च शिक्षा में सबसे मजेदार बात क्या की गई है, और यह मजेदार बात यह है कि मल्टी लेवल एंट्री आप लोगों ने खूब सुना होगा, एंड एग्जिट की बात की गई है। मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट की बात की गई है। तो हमको यह समझना है कि मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट है क्या, मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट है क्या। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया, कि मैंने शुरू में ही बताया था, आयाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि अगर कोई छात्र पढ़ता है, मान के चलिए स्नातक में प्रतिष्ठा लेता है, BA लेता है, बैचलर डिग्री करता है,
और वह अगर 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें से मान लेते हैं कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में यदि वह लड़का किसी मजबूरी से 1 साल के बाद ही यदि वह पढ़ाई से डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसका वह साल बर्बाद चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया गया है कि इस एजुकेशन सिस्टम में डिग्री को हम पहले ही बताया था कि शोध परक है, तो डिग्री को रखा गया है 4 वर्ष का। 4 वर्ष की डिग्री का प्रोविजन किया जाएगा। 4 वर्ष की डिग्री होगी और इस 4 वर्ष की डिग्री में जो छात्र एडमिशन लेंगे वह पहले साल अगर निकल जाते हैं किसी कारणवश तो उनको मिलेगा क्या? सर्टिफिकेट। अगर किसी कारणवश दूसरे साल वह निकलते हैं तो उनको डिप्लोमा मिलेगा। अगर तीसरे वर्ष निकलते हैं तो उनको डिग्री मिलेगी और यह डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होगी। यह डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड नहीं, यह डिग्री आपको नौकरी में इंडक्ट कर सकती है। नौकरी में इंडक्ट कर सकते हैं, यानी जिसकी भी लड़के को नौकरी करनी हो, वह नौकरी करना है तो आप यह डिग्री ले लीजिए। उसके बाद यदि कोई लड़के ने 4 साल की डिग्री कर ली तो वह डिग्री क्या होगी? डिग्री विथ रिसर्च। वह रिसर्च के साथ डिग्री होगी। समझ गए मेरी बात को? तो मल्टी लेवल एंट्री में एग्जिट में आप कभी भी इस कोर्स को पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से जब आपको इस कोर्स में कभी वापस आना होगा, जैसे कि मान के चलिए आपने पहले साल ब्रेक लिया और आपको मन कर रहा है कि अब मैं फिर से पढ़ूं, तो एक क्रेडिट बैंक की स्थापना होगी। तो उस क्रेडिट बैंक में आपने अभी तक जो पढ़ाई की है उसका क्रेडिट सुरक्षित रहेगा। आपका एजुकेशन का जो भी अचीवमेंट है वो सुरक्षित रहेगा। और पहले साल में यदि आपने सर्टिफिकेट लेके छोड़ दिया तो अब जब आप फिर निश्चित समय के बाद वापस आएंगे, जब भी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप दूसरे साल से शुरू कर सकते हैं। यदि दूसरे साल में डिप्लोमा लेके छोड़ दिया था तो आप तीसरे साल से शुरू कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा मल्टी लेवल एंट्री एंड मल्टी लेवल एग्जिट का प्लान। समझ गया इस बात को? तो क्रेडिट बैंक जो होती है, क्रेडिट बैंक में आगे अभी जब यह रिपोर्ट धीरे धीरे छन के आएगी तो हमें यह पता, शायद उम्मीद संभावना ऐसी की जा रही है कि जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग होगा उसके हिसाब से भी स्टूडेंट की क्रेडिट कुछ हद तक प्रभावित होगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब तक पूरी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं जाए, जब तक उसमें पूरा एनालिसिस ना आ जाए, इस पर बात अभी करना उचित नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थियों के हित में यह एक बहुत लचीला प्रावधान है, जहां पर वह विद्यार्थियों को एक ही कोर्स में आने और जाने की कई बार अनुमति देते हैं और उनका साल भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, अब हम एक बात कर रहे हैं कि एक है कि शिक्षा को शोधपरक बनाना। शिक्षा को शोधपरक बनाने की बात कही जा रही है। शिक्षा को जब शोधपरक बनाने की बात कही जा रही है, रिसर्च ओरिएंटेड ये एजुकेशन प्रोग्राम होगा, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रोविजंस किए हैं? तो पहले ही मैंने बताया कि अगर रिसर्च करना है तो 4 साल का डिग्री होगा और जो 4 साल की डिग्री होगी उसके बाद जो मास्टर डिग्री होगी वह मात्र 1 वर्ष की होगी। या यह भी प्रोविजन होगा कि 12वीं के बाद बच्चे एक साथ ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले लें। 5 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले जो आपको एमए तक की शिक्षा देता हो, ऐसा भी प्रोविजन होगा। या 4 साल के बाद आप 1 साल का एमए कर सकते हैं। एम फिल को हटा दिया गया है।
एमफिल कोर्स डिसकंटिन्यू हो गया है, एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना स्वायत्त शासी निकाय के रूप में की गई है, की जाएगी, की गई नहीं है, की जाएगी। NRF की स्थापना की जाएगी। और बहुविषयक संकल्पना को भी बढ़ावा देने की बात यहां पर की जा रही है। बहुविषयक का क्या मतलब होगा कि IIM एंड IIT की तर्ज पर, IIM और IIT की तर्ज पर हर एक जिले या उसके आसपास MERU मेरू की स्थापना की जाएगी। और मेरू का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एडुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी कि हर एक जिले के आसपास मेरू की स्थापना की जाएगी। मेरू होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। वह विश्व स्तरीय होगा, IIT और IIM के समकक्ष होगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी का तात्पर्य ये है कि जैसे कि अगर किसी छात्र को भौतिकी पढ़ना होता है तो क्या वह, आप अनुमान लगा कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी छात्र को हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, साहित्य में इंटरेस्ट हो, साथ ही उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, तो क्या वह दोनों एक साथ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जिस भी चीज़ों में इंटरेस्ट हो आप उसको एक साथ लेके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स हो जाए, हिंदी हो जाए। मेरा मन है, किसी को केमिस्ट्री पढ़ना है, किसी को तो साथ में म्यूजिक भी पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। इस तरह से मैथ के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ जियोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा और विद्यार्थियों को उसको चयन करने की सुविधा होगी। इसीलिए उसका नामकरण क्या किया गया? MERU मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। यह इसकी स्थापना कोशिश की जाएगी प्रत्येक जिले में हो, और जो छोटे जिले होंगे उनके निकटवर्ती भागों में स्थापना की जाएगी, 2 जिलों को एक साथ यह हैंडल कर सके। साथ में ही उच्च शिक्षा की, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा से हम लोग निकल चुके हैं, उच्च शिक्षा की ओर आ चुके हैं। उच्च शिक्षा की तो उच्च शिक्षा में हम लोगों ने क्या देखा? मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट का प्लान एंड रिसर्च ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब यह एजुकेशन सिस्टम तो बन गया, इसका रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन कैसे होगा? तो अब चर्चा करेंगे इस सिस्टम के रेगुलेशन की। तो हम बात करेंगे इसके रेगुलेशन की, उच्च शिक्षा के लिए रेगुलेशन के लिए क्या किया गया है। तो उस रेगुलेशन की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। और हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है UGC या तकनीकी शिक्षा संगठन जो भी था उसका जगह यह ले लेगा। उसके बाद इस हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 निकाय होंगे। एक निकाय होगा मान्यता के हेतु, दूसरा निकाय होगा वित्तयन हेतु, तीसरा निकाय होगा विनियमन हेतु, इन रेगुलेशन हेतु, और चौथा निकाय हो जाएगा इसका मान्यता मानक निर्धारण हेतु, मानक निर्धारण हेतु। तो आपके नोट्स में इसका पूरा जिक्र है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना होगी। यह फोरम विचार के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का मंच होगा। क्या होगा? विचारों के आदान प्रदान का मंच होगा।
अब भारतीय इसके अलावा जो अन्य प्रावधान है, उच्च शिक्षा के प्रावधानों को मैंने बतलाया। सबसे इंपॉर्टेंट में मल्टी लेवल एंट्री, मल्टी लेवल एग्जिट, विषयों के संयोजन की सुविधा। उसके बाद इसके HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन, इसके लिए एक्रेडिएशन के लिए अलग होगा, वित्तीयन यानी कि फाइनेंसिंग के लिए अलग बॉडी होगा, विनियमन रेगुलेशन के लिए अलग बॉडी होगा, और एक प्रत्यायन के लिए अलग बॉडी होगा, मानक निर्धारण के लिए, और विचारों के आदान का प्रदान के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। और भाषा के बढ़ावा देने के लिए, भाषा को बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा पाली, प्राकृत और फारसी। इसके लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसके लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय व्याख्यान और अनुवाद संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस पूरे शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने चर्चा कर ली। अब जो बात बच गया, छूट गया यहाँ पे, वो कहा गया था कि अब यहाँ पर 2018 के डेटा के हिसाब से 4.43% हम लोग पैसा खर्च करते थे जीडीपी का, इसको बढ़ा के कर देंगे 6%। 4.43% डेटा पैसा खर्च होता था जीडीपी का 2018 के हिसाब से, अब इसको किया जाएगा 6%। लेकिन यह 6% की चर्चा 1986 के पॉलिसी में भी थी, ठीक है, 1986 के पॉलिसी में भी इसी की चर्चा थी। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदल कर अब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। और सरकार ने इसका उद्देश्य बताया है कि यह सीखने की ओर ध्यान आकर्षित करेगा, सीखना पठन पाठन की ओर ध्यान आकर्षित करेगा नाम बदलने से। अब नाम बदलने से कितना होगा ये तो भविष्य की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि यह पॉलिसी है, पॉलिसी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, इसको जानना हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। लेकिन इस पॉलिसी को जानने के बाद अब हमें यह देखना होगा कि धरातल पर यह पॉलिसी कितनी उतरती है। और शिक्षा मंत्रालय जब यह नाम हो जाएगा तो अभी हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो अब हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं पूरे लेक्चर को, और आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। PDF डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे कि इसके बाद जो भी परीक्षा आएगा, चाहे वह 65वीं मेंस हो, 64वीं इंटरव्यू हो, या 66वीं का प्रीलिम्स आने वाला है, BPSC का, UPSC का, जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें इससे प्रश्न तो कहीं ना कहीं से होंगे ही। तो इसको समराइज करते हैं मोटे तौर पर। यह जो है पहला पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं कि 2030 के सतत विकास एजेंडा के अनुरूप है। अब सतत विकास एजेंडा में क्या था एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो समावेशी शिक्षा और सब तक शिक्षा के पहुंच की बात करता है। उसके बाद शिक्षा का ढांचा बदला गया, 5+3+3+4 बदल गया। एग्ज़ाम होंगे तीसरी, 5वीं और 8वीं में। 10वीं 12वीं का जो मूल्यांकन होगा उसके लिए PARAKH परख नामक विनियामक संस्था बनाई जाएगी। 6ठी क्लास से हम लोग देंगे वोकेशनल की शिक्षा, साथ ही बेसिक बाल शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा होगी 5वीं तक की, वह होगी मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में। कोशिश करना है कि उसको 8वीं तक बढ़ा के हम ले जाएं। बच्चों को 6ठी क्लास से हम इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट में,
इसके बाद साथ ही इसका वोकेशन भी स्टार्ट होगा, और इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको प्रयोगात्मक शिक्षण भी होगा। हायर एजुकेशन में मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट का प्रोविजन होगा। मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट का प्रोविजन होगा हायर एजुकेशन में। उसके बाद इसका विनियामक बदल रहा है, एमफिल खत्म हो रहा है, 5 साल का एमए इंटीग्रेटेड होगा, रिसर्च ओरिएंटेशन होगा, तो मेरू की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रावधान इसको किए गए हैं। तो मोटे तौर पर इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और समराइज करते हैं कि नई जो शिक्षा नीति है यह देश के सामाजिक विकास समावेशन को पुष्ट करने का काम करेगा, लेकिन जब इसको धरातल पर लाया जाएगा, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस समय में क्या क्या आने वाली चुनौतियां होंगी इसको देखना दिलचस्प होगा, और इस पर भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, इसके प्रो एंड कॉन्स पे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए प्रो एंड कॉन्स को छोड़ देते हैं, इसकी आलोचना और समालोचना को छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा होगी जानने की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलजुल कर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और कोविड को हराइए। घर में रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और मस्त होकर पढ़िए। तब तक के लिए विदा।